हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 16 स्वराज्य टू एम्पायर मराठा पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे चैप्टर में हम मराठा पीरियड ओवरऑल जितना भी है पूरा कवर अप करेंगे। लेंदी चैप्टर है थोड़ा सा, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री रिगार्डिंग मराठा एम्पायर है इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो फ्रॉम द स्टार्ट, जहां पर जब से मराठा एम्पायर स्टार्ट होगा, स्वराज्य की स्थापना होगी, शिवाजी महाराज से लेकर पूरा मराठा पीरियड कवर करेंगे। उस टाइम का सेम थिंग, ट्रेड, आर्किटेक्चर, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिसीज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब तक हमने देख लिया था कैसे सल्तनत पीरियड के बाद मुगल पीरियड आ चुका था एंड मुगल पीरियड डिक्लाइन होते होते औरंगजेब के आते आते जो पीक मुगल एंड क्रूएलेस्ट मुगल पीरियड था, वो टाइम पे इस तरफ महाराष्ट्र साइड में मराठा एम्पायर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा था। ये वहां से स्टोरी स्टार्ट होगी एंड पैरेलली हम लोग बहुत सारे स्टोरी ओवरलैप भी होगी कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी होगी। हम एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही फास्ट स्किप करेंगे। कौन कौन अलग अलग रूलर्स रहे हैं इन मराठा पीरियड एंड कौन से अलग अलग पेशवाज रहे हैं एंड क्या ओवरऑल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड रहा है। So let's quickly start the chapter Swarajya to Empire Maratha period, chapter 16, History, Arts, grade 11. Alauddin Khalji defeated the Yadavas of Devgiri and the rule of Delhi Sultans began in South India. After Khalji, the Tughlaq and Bahmani kingdoms ruled over Maharashtra. Later, Bahmani kingdom was disintegrated into 5 parts. Among them, Nizam Shahi and Adil Shahi ruled parts of Maharashtra. The Mughals turned their attention to South India. As a result, Nizam Shahi came to an end. This was the general political scenario during 17th century when Chhatrapati Shivaji Maharaj established Swarajya, marking the rise of Maratha power. तो एक ही पैराग्राफ में बहुत ही प्यारा सा समराइज कर दिया पूरे 3 चैप्टर्स को अलग अलग, कि कैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत खलजी के टाइम से हमारे यहाँ पे आफ्टर बहामनी किंगडम आता है जो 5 पार्ट्स में बट जाता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और जिसमें से व्हेन इट इज 17th सेंचुरी एंड व्हेन इट इज टाइम व्हेन शिवाजी महाराज आते हैं, तब सिर्फ निजाम शाही, आदिल शाही ये लोग ही बचते हैं, थोड़े बहुत पावर्स बचते हैं जब शिवाजी महाराज अपना स्वराज्य स्थापित करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। Contributions of saints. Superstition and rituals ruled at large in the medieval Indian society. People had become fatalistic and inert. They had become inert. The condition of the common people was miserable. These were the times when the saints in Maharashtra made efforts to bring the masses back to life. तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ साथ वहां पर एक इन जनरल क्या सिनेरियो था, बिकॉज इतने सारे वॉर इस पर्टिकुलर एरिया ने देख लिया है, महाराष्ट्र एरिया ने इतना पर्टिकुलर वॉर जोन देख लिया है, अलग अलग रूलर्स आते जा रहे हैं, अलग अलग किंगडम्स चेंज होते जा रहे हैं। ये इतना ही मेसी चल रहा था सब कुछ कि वो लोग बता रहे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्स लोगों ने क्या उस टाइम पे ऐसा किया जिसकी वजह से एक नॉर्मल लोगों को, इन जनरल सारे पब्लिक को क्या राहत मिलती थी। इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्स करके पहले टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा। In Maharashtra, the tradition of saints, which began with Chakradhar Swami, Sant Namdev, Sant Gyaneshwar, Sant Eknath, Sant Tukaram, and Samarth Ramdas. It was continued by saints coming from various strata of the society. For example, Sant Chokhamila, Sant Goroba, Sant Savata, Sant Narhari, Sant Sena, Sant Sheikh Mohammed, etc. Similarly, women saints such as Sant Nirmala Bai, Sant Mukta Bai, Sant Janabai, Sant Kanhopatra, and Sant Bahina Bai Shirkar also belonged to this period. The saints created a sense of belonging among people toward their native region, language, literature, and culture. They gave message of equality to people. Their teachings were based on principles of humanity. They preached harmonious community life, unity, and love. Their efforts created social awakening. Their teaching helped people to survive situations like foreign invasions, droughts,
or other natural calamities. Their devotional songs became a source of a great moral support for people. Their work created a sense of self-esteem among the people of Maharashtra. सो ओवरऑल ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड में उन्होंने अलग अलग जो सेंट्स थे आके वो पूरा कवर अप कर लिया एंड एक इन जनरल बता दिया कि महाराष्ट्र में जो अलग अलग संत आना चालू हुए थे और उनके जो काम थे उनके थ्रू लोगों को कितनी हेल्प हुई थी, उस टाइम पे मोरल सपोर्ट मिलता था लोगों को उनके काम की वजह से, उनके डिवोशनल सॉन्ग्स की वजह से। कीर्तन का जमाना था, वो टाइम पे कीर्तन चलते थे, बहुत सारे भजन कीर्तन का हमने देखा हुआ वैदिक पीरियड के टाइम से। सो ये सारा चीज सेंट्स लोग की वजह से महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था एंड उनके वजह से लोगों को एक इन जनरल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। Moving ahead, foundation and expansion of Swarajya. In the first half of the 17th century, Nizam Shahi and Adil Shahi had established their rule in Maharashtra. Many eminent Maratha Sardars flourished under their rule. They held Jahagirs in the remote regions of the Sahyadris. The difficult terrain of Sahyadri allowed them to operate independently. तो एक आपको इन जनरल पहले सिनेरियो बता दूं कि निजाम शाही, आदिल शाही ये दो मेन पावर थे महाराष्ट्र में तभी, जिसके टाइम पे बहुत सारे मराठा सरदार लोग उनके अंडर काम करते थे, जिनमें से एक शाहाजी राजे भी थे, शिवाजी के फादर भी उनके अंडर काम करते थे। वो एक टाइम के लिए निजाम शाही के लिए भी काम करते थे, एक टाइम के लिए आदिल शाही के पास भी काम करते थे। ऐसे वो बार बार स्विच किया था उन्होंने, जब जहां पे उनको फायदा दिखा, जब जहां पे उनको सेफ्टी दिखी, फ्यूचर दिखा, पोटेंशियल दिखा। तो ये एक जनरल उस टाइम पे एक ट्रेंड था कि मराठा सरदार्स निजाम शाही के कोर्ट में काम करते थे, आदिल शाही के लिए काम करते थे। तो वैसे ही शिवाजी महाराज के फादर शाहाजी राजे भोसले ये भी काम करते थे एंड बदले में उनको जागीर्स दी जाती थी। जागीर्स हम सब जानते हैं, जागीर्स इज समथिंग हम लैंड ग्रांट के लिए दे देते, लैंड दे देते हैं उनको कि ये इतना लैंड आपका, इतना रूल लैंड पे आपको जो करना है आप कर सकते हो, तो उसे जागीर्स कहते हैं। तो ये जागीरदारी सिस्टम का स्टार्ट हम पहले ही देख चुके हैं कि वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। तो वही कुछ यहाँ पे चल रहा था कि मराठा सरदार जो काम करते थे उनको जागीर्स दी जाती थी। Moving ahead, Shahaji Raje Bhosle was a prominent Sardar in the Nizam Shahi kingdom. After the end of Nizam Shahi rule, he accepted the rank of a Masabdar in Adil Shahi court. So, जैसे में कि मैंने आपको जस्ट बताया कि शाहजी राजे जो शिवाजी महाराज के फादर है वो निजाम शाही के अंडर काम करते थे। वो उनके बहुत ही अच्छे मराठा सरदार थे जो काफी वो उनके मिलिट्री कैंपेन वगैरह भी करते थे। निजाम शाही के रूल जब एक बार खतरे में लगा था तब इन्होंने आदिल शाही ज्वाइन कर ली थी एंड वहां पर भी सेम वो काम करते थे। दोनों तरफ से उनको जागीर्स का फायदा हुआ था। शाहजी राजे वॉज वेलियंट, करेजियस, वाइज एंड वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ स्टेटहुड। तो ये काफी ही बहुत ही स्मार्ट, करेजियस थे एंड वाइज थे, बहुत ही ज्यादा वो स्मार्ट थे इन अ सेंस। जब उन्हें पता चलता था कि यहां पर अब ये रूल में आगे प्रॉब्लम है या इस पर्टिकुलर किंगडम में प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो बहुत ही स्मार्ट वे में स्विच करते थे एंड अपना अपनी सर्विसेज दूसरी जगह पर प्रोवाइड करते थे। एंड वो बहुत ही स्मार्ट थे स्टेटहुड वगैरह में, यानी मैनेजिंग द पावर, मैनेजिंग द रीजन में काफी अच्छे थे। ही हैड सक्सेसफुली हैंडल्ड मेनी आदिल शाही एक्सपीडिशंस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। उन्होंने पर्सनली बहुत सारे अलग अलग मिलिट्री कैंपेन चलाए थे आदिल शाही के अंडर, और ये सारी अलग अलग जो स्टेट्स है वहां पर उन्होंने अपने कैंपेन चलाए थे, जिसके चलते खुश होकर आदिल शाह ने उन्हें प्रोविंसेस दी थी, उन्हें जागीर्स दी थी, लैंड दे दी थी। द प्रोविंसेस ऑफ पुणे, सुपे, श्रीवल, इदापुर एंड छाकन वेर गिवन टू शाहजी राजे एज जागीर। He personally aspired to establish Swaraj. He is regarded as the visionary of Swarajya. तो उनको पुणे, सुपे, शिरवल, इदापुर और चाकन ये जो रीजन्स थे महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंजेस में अलग अलग पड़ते हैं जो रीजन, वो रीजन उनको दे दिए गए थे एज जागीर। और इन्होंने ही माना जाता है कि उन्होंने विजन देखा था कि खुद का हम रूल चालू करेंगे, स्वराज्य चालू करेंगे।
He sent his son Shivaji Raje and his wife Veer Mata Jijabai from Bangalore to Pune along with his loyal and capable associates. Now you need to remember again, ये कैंपेन करते करते कर्नाटका में आ चुके थे, ये कर्नाटका में बैंगलोर में थे एंड वहां पर वो रहते थे अपनी फैमिली के साथ. जब एक टाइम पे हम ये स्टोरी काफी फास्ट फॉरवर्ड ये पूरी चल रहा है, तो यू नीड टू अगेन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. ये यहां पर बैंगलोर में थे एंड यहां से उन्होंने जीजाबाई एंड शिवाजी महाराज को वापस पुणे भेज दिया था कि सेफ्टी रीजंस और ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए उन्होंने वापस उन्हें पुणे भेज दिया था और पुणे की जागीर और ये सब संभालने का जिम्मा दे दिया था. Veer Mata Jijabai encouraged Shivaji Maharaj to fulfill the dream of Shahaji Raje of establishing Swarajya. She was a visionary and an efficient administrator. She constantly guided her son in the mission of establishing Swarajya and provided him with excellent education necessary for the king of Swarajya. अब पूरा actual execution, पूरा प्लानिंग वीर माता जीजाबाई जी ने किया था. इन्होंने ही पूरा स्वराज्य को हासिल करने का पूरी ट्रेनिंग अपने बेटों को दी थी. फ्रॉम चाइल्डहुड हर तरह की उनको स्टोरी सुनाती थी, अच्छी स्ट्रॉन्ग, जिसमें वो महाभारत एंड रामायण की स्टोरी सुनाती, जिसमें उन्हें गुड और इविल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड वो फाइटर बने एक अपने लाइफ में एंड उनको वॉर टेक्निक्स और सारी चीजें बताती थी. ये सारा ट्रेनिंग वो शिवाजी महाराज को स्टार्टिंग से देती थी. द कंसेप्ट ऑफ स्वराज्य वॉज विजुअलाइज्ड बाय Shahaji Raje and it was turned into reality by Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj laid the foundation of Swarajya from the Mawal region. Several factors like topography of Maharashtra, valor of the local Mawalas, and the administrative and military experience gained by the Maratha Sardars while working with Nizam Shahi and Adil Shahi, and above all this, the able leadership of Shivaji Maharaj could make it possible. तो एक ओवरऑल पैराग्राफ में बता रहे हैं कि स्वराज्य का जो कंसेप्ट था, भले ही शाहजी राजे ने विजुअलाइज किया था, लेकिन उसको पूरा किया, उसको रियलिटी में लाया शिवाजी महाराज ने. एंड मवाल एक रीजन का नाम है, उस एरिया में जो सह्याद्री रेंजेस में पड़ता है, काफी ही उसका जो टोपोग्राफी है, वो जो पूरा लाइक फिजिकल फीचर है उस एरिया का, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है. और हिल्स जो पूरे है बहुत ही डिफिकल्ट है. वहां पर लोकल मवाल्स लोग ही वहां पर रहते थे, तो उनको साथ में लेते हुए उनके बीच में शिवाजी महाराज ने अपने आप को वो बहुत ही पॉपुलर कर लिया था. एंड उनके सपोर्ट से और उनके साथ ही मिलके उन्होंने अलग अलग मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और जो दूसरे और मराठा सरदार थे जो निजाम शाही और आदिल शाही के अंडर काम कर चुके थे, वो सारे शिवाजी महाराज को ज्वाइन हो चुके थे और उनके लीडरशिप के अंडर ये सारी चीज पॉसिबल हुई थी. After joining Adil Shahi court, Shahaji Maharaj entrusted the administration of his Jagirs at Pune, Shirwal, Supe region to Shivaji Maharaj. तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर दिया था. Yet the forts located in those Jagir and nearby areas were in the custody of Adil Shahi court. The one who owns the fort owns the land was the ruling of the day. Hence, Shivaji Maharaj began with capturing the forts in vicinity of his Jagirs. He took over the fort of Torana and laid the foundation of Swarajya. Shivaji Maharaj established the first capital of Swarajya at the fort of Rajgarh. Chandra Rao More proved to be a hindrance in Shivaji Maharaj's effort to create Swarajya. Shivaji Maharaj successfully took over Zavli. After this victory, the activities of Shivaji Maharaj in Konkan were escalated. Realizing the danger of the increasing activities of Shivaji Maharaj, the Bijapur court sent their powerful general Afzal Khan to curb the increasing power of Shivaji Maharaj. तो एक ही पैराग्राफ में बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी बताते हुए हमें बता दिया कि कैसे फाउंडेशन होते ही कैसे कैसे शिवाजी महाराज ने अलग अलग फोर्ट्स कैप्चर चालू कर दिया था. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड उस टाइम पे भले ही ये एरिया टेक्निकली शाहजी महाराज के नाम पे था और शिवाजी महाराज उसको कंट्रोल में कर रहे थे, लेकिन जो फोर्ट्स वहां पर मौजूद थे वो फोर्ट्स पे कब्जा अभी तक आदिल शाही कोर्ट का था और जिसका कब्जा फोर्ट के ऊपर है वही एरिया का रूलर भी है. ऐसा एक इन जनरल अनसेड रूल था. इसीलिए शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि वो वहां के जितने एरिया के फोर्ट्स है धीरे धीरे सारे अपने अंडर कब्जे में करेंगे, जिसके साथ वो सबसे पहले
फोर्ट ऑफ तोराना जो है वहां पे कब्जा करते हैं और अपना एक रिबेलियन का स्टार्ट कर देते हैं। आदिल शाही को बता देते हैं कि मैं अब यहां पे सारा कब्जा स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इसी को हम कहते हैं कि फोर्ट ऑफ तोराना वाज कैप्चर्ड एंड फाउंडेशन ऑफ स्वराज्य, फाउंडेशन, पहला फाउंडेशन उन्होंने ले कर दिया था। एंड बाद में आगे चलते उन्होंने राजगढ़ का फोर्ट को अपना पहला कैपिटल बनाया था, जिसके अंदर हमें यह भी बताया कि चंद्रराव मोरे करके जो एक और दूसरे सरदार थे, वो शिवाजी महाराज के इस चीज में अड़चन कर रहे थे, तो उनको भी वो हरा देते हैं और जवली एरिया पूरा कैप्चर कर लेते हैं, कोंकण तक की एरियाज पूरा कैप्चर कर लेते हैं। ऐसे करके अलग अलग जितने फोर्ट्स हैं सारे कैप्चर करते जाते हैं। अब ये सारा इंक्रीजिंग पावर देखते हुए आदिल शाही देखता है कि शिवाजी महाराज करके जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा कैप्चर करते जा रहे हैं। तो वो अपने जनरल अफजल खान को भेजते हैं शिवाजी महाराज को मारने के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अफजल खान वाली स्टोरी हम पहले भी 10th वाले टाइम पे डिस्कस कर चुके थोड़ा सा इसको, और इसके ऊपर पवाड़ास भी लिखे गए, मूवीज भी काफी बनी है कि कैसे शिवाजी महाराज अफजल खान को मार देते हैं वाघ नाग का इस्तेमाल करके, टाइगर क्लॉज लोखंड के बने हुए इस्तेमाल करके। लेट्स रीड अहेड। शिवाजी महाराज हैड एंटिसिपेटेड द intentions of Afzal Khan, who had taken up the challenge of killing Shivaji Maharaj. He met Afzal Khan at Pratapgarh. As expected, Afzal Khan attempted treachery, but Shivaji Maharaj was well prepared and killed Afzal Khan in self-defense. Afzal Khan's huge army was sent on the run, and a huge booty and weapons were left behind by them. This made Swaraj's treasury richer. तो ये ओवरऑल एक स्टोरी में आपको बता दूं क्या था। प्रतापगढ़ पे शिवाजी महाराज और उनकी पूरी टीम थी वहां पर, और अफजल खान ने डिक्लेयर किया रहता है कि मैं शिवाजी महाराज को मार के आऊंगा करके, और वो पूरा सीज करने आ जाते, फोर्ट को सीज करने आ जाते, वो फोर्ट को सीज कर लेते। अब सीज करने, आप सबको अब पता होगा, फोर्ट सीज कर लेने पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास फोर्ट के अंदर खाना वगैरह नहीं है। सो अब इतना ऐसा टाइम हो गया था कि अब शिवाजी महाराज को सोचना पड़ा कि अगर ये मेरे ग्रेन्स वगैरह मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है और ये सीज खत्म नहीं होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक प्लान डिसाइड करते हैं शिवाजी महाराज और अफजल खान, डिसाइड करते हैं आपस में, सिर्फ एक एक पर्सन के साथ, एक एक पर्सन की हाजिरी में वो पहले पर्सनली मिलेंगे और ट्राई करेंगे बातचीत करने की। तो ये डिसाइड होता है। तो वो एक फोर्ट के बाहर ही एक जगह है जहां पे वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलेंगे वहां पर एंड वो लोग बात करेंगे, जिसके अंदर अफजल खान माना जाता है। ये अब कितनी एक्चुअल ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बहुत ही जनरल स्टोरी है। सो आई एम गोना टेल यू। अफजल खान जिसमें कहते हैं कि वो अपने हाथ फैला के कहते हैं कि आओ शिवाजी हमारे गले लग जाओ, काइंड ऑफ। एंड वो शिवाजी महाराज को सिंस शिवाजी महाराज हाइट में थोड़े से लाइक इन जनरल थोड़े से कम थे, और अफजल खान बीइंग खान वो बहुत ही ज्यादा टॉल भी थे, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को एक ही बार में एकदम जकड़ कर उनको उठा लेते और वो उनको लाइक क्रश करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर शिवाजी महाराज पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा तो वो क्या करेंगे। तो शिवाजी महाराज ने अपने हाथों के अंदर ये आयरन क्लॉस छुपाए रहते, जिसे वाघनाग भी कहा जाता है, तो वो छुपाए रहते अपने स्लीव्स के यहाँ पे। वो उसके हेल्प से अफजल खान को पूरा टेयर आउट कर देते, उनकी पूरी अतड़ियां बाहर निकाल देते, उनको पूरा मार डालते उधर। सो ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज भी बनी है, सीरियल्स में भी बताया जाता है, एंड पोवाड़ास जो गाए जाते हैं उनमें भी ये स्टोरी को वर्णन किया जाता है। इसी के साथ अफजल खान वहां पे मर जाता है एंड पूरी आर्मी को वो बेसिकली वो जीत जाते हैं वहां पे, एंड आर्मी सरेंडर करती है, आधी भाग जाती है, आधी रुक जाती है, आधी कब्जे में हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे होती है कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को मारने की बात की थी उसका इतना बुरा अंत, और अफजल खान बहुत ही स्ट्रांग, बड़ा, बहुत ही पावरफुल जनरल रहता है आदिल शाही कोर्ट का, तो ये इसकी मौत पे बहुत बड़ा फैल जाता है हर जगह पे। एंड साथ ही साथ इसके थ्रू ये जब हुआ इंसिडेंट, तो ये इनको जो ये साथ में जो अपना सब सामान लेके चल रहे थे, ट्रेजर लेके चल रहे थे, जो अपने ग्रेन्स हो गए, गोल्ड हो गया, ये सब कुछ वो उसे बूटी कहा जाता है कि वॉर बूटी, क्या क्या बचा हुआ सारा सामान, वेपन्स एंड सब कुछ, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट था वो टाइम पे। तो ये सारा
पूरा शिवाजी महाराज के अंडर आ जाता है एंड इसीलिए स्वराज्य का ट्रेजर रिचर हो जाता है और अब वो आगे और फाइट करने के लिए और स्ट्रांग हो जाते हैं। After Afzal Khan's defeat, Bijapur court sent Siddhi Johar to attack Swarajya. He seized the fort of Panhala and closed all the possibilities of escape for Shivaji Maharaj. In this difficult situation, Shiva Kashid, a loyal servant of Swarajya, disguised himself as Shivaji Maharaj and made it easy for Shivaji Maharaj to escape. When Siddhi came to know the truth, he killed Shiva Kashid. Thus, Shiva Kashid sacrificed his life for the cause of Swarajya. Baji Prabhu took up the task of blocking Siddhi Masood's path in Gondkhind and stopped him in his chase of Shivaji Maharaj. Baji Prabhu was successful in doing this. He fell dead only after receiving the news Shivaji Maharaj reaching Vishalgarh safely. Now again next ये एक जो पैराग्राफ है उसमें हम एक किस्से सुनते जा रहे हैं कि कैसे शिवाजी महाराज पे अलग अलग अटैक्स होते रहे लेकिन शिवाजी महाराज सबको हराते हुए आगे बढ़ गए। तो आफ्टर अफजल खान सिद्दी जौहर करके एक और बहुत ही स्ट्रांग जनरल रहते हैं बीजापुर के, उसको भेजा जाता है। उन्होंने पन्हाला ना दूसरा एक फोर्ट है पन्हाला फोर्ट, वहां पर सीज के लिए वो आ जाते हैं। उनको पता पड़ता है कि यहाँ पे शिवाजी महाराज और उनके एसोसिएट्स हैं, तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं, पन्हाला फोर्ट में पहुंच जाते हैं एंड वहां पर वो सीज बिठा देते हैं सिद्दी जौहर। अब शिवाजी महाराज को पता है कि अब वो लड़ तो नहीं सकते इनसे और उतना वो प्रिपेयर्ड नहीं थे वहां पर, तो वो प्लान आउट करते। तो एक उनके अंडर एक पर्सन था शिवा काशिद करके, वो उनकी हाइट और उनका लुक और वो काइंड ऑफ सेम था, तो वो शिवा काशिद को शिवाजी, वो खुद शिवाजी का लाइक रूप डिस्गाइज करके अपने आप को शिवाजी महाराज का रूप देकर पूरी तरह से वो घोड़ा लेकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं सिद्दी जौहर को। सिद्दी जौहर को लगता है कि वो शिवाजी महाराज है, रियलिटी में वो काशिद है, तो वो उनको चेस करता है। दूसरी तरफ जो सच में शिवाजी महाराज है वो एस्केप हो जाते हैं वहां से एंड ऑन द वे बाजी प्रभु मेक श्योर करता है कि बाजी प्रभु वेट बैक कर रहा है। सिद्दी जौहर जब चेस करेगा रियल शिवाजी महाराज को तो बाजी प्रभु अपनी बची कुची लोगों के साथ फाइट आउट करेगा। तो ये एक ओवरऑल अगेन बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है शिवाजी महाराज की, कि इस तरह से शिवाजी महाराज तभी वहां से बच के निकल जाते हैं एंड उनके लॉयल जो पर्सन है शिवा काशिद, उन्होंने अपनी जान गंवाई शिवाजी महाराज को बचाने के लिए, क्योंकि सिद्दी जौहर तुरंत जैसे ही पकड़ता है उसे पता पड़ जाता है कि शिवाजी महाराज तो ये है नहीं, तो उसे मार देता है। और बाजी प्रभु भी लड़ते लड़ते मर जाते हैं, लेकिन वो मेक श्योर करते जब उनको न्यूज मिलती है कि महाराज शिवाजी महाराज पहुंच चुके हैं विशालगढ़, जो दूसरा एक फोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग सा, वहां पहुंच चुके हैं सेफली, तब तक वो लड़ते रहते हैं कैसे भी करके फोर्स को स्टॉप करते, सिद्दी जौहर की फोर्स को स्टॉप करते हैं। At the time of ascending the throne, Aurangzeb was aware of these ambitious plans of Shivaji Maharaj. He sent his maternal uncle Shahista Khan on an expedition against Shivaji Maharaj. Shahista Khan camped in Lal Mahal in Pune. Shivaji Maharaj, who knew Shahista Khan's intention, managed to enter Lal Mahal and cut off Shahista Khan's fingers, and Shahista Khan had no alternative but to hastily leave Lal Mahal. Shivaji Maharaj gained more confidence. He attacked Surat, the prosperous economic capital of Aurangzeb, and collected a large booty. Now going ahead, पहले again एक और जो किस्सा है वो सुन लेते हैं। अब ये तो चल रहा था जो आदिल शाही बार बार शिवाजी पे अटैक करा रहे थे, अब तभी दिल्ली में पावर कौन सा था, मुगल पावर, तब औरंगजेब थे। औरंगजेब को पता पड़ता है कि यहां पर ये सब ऐसा सब चल रहा है और शिवाजी महाराज करके कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा अपना रूल चालू कर रहा है, मराठा रूल चालू कर रहा है, तो वो अपने अंकल को, मामा को, मैटरनल अंकल यानी उनके मामा को भेजते हैं, शाहिस्ता खान को भेजते हैं शिवाजी को मारने के लिए। अब शाहिस्ता खान धीरे धीरे बहुत ही क्रूअल, मुगल लोग तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे, वो आते आते पुणे तक पाते आते ऑन द वे के सारे कस्बे गांव सबको डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे हैं, मंदिर वगैरह डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे हैं और लाल महल में स्टे करते। नाउ लाल महल का जो एरिया था पुणे का, वो शिवाजी महाराज को बहुत अच्छी तरह से पता था और उस महल में सीक्रेट, हर महल में पहले फोर्ट्स में सीक्रेट एंट्री एग्जिट होती थी राजाओं के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स के लिए। तो लाल महल का सीक्रेट एंट्री शिवाजी महाराज को पहले से पता था, क्योंकि वो वहीं के थे, पुणे के ही थे पहले से, सो उनको ये पता था पूरा। तो जब शाहिस्ता खान लाल महल में रात के टाइम पे रहते हैं, वहां पर से एक प्रोसेशन पास होता है, लाइक शादी का एक जो लोग जाते हैं वो पास होता है,
उसके अंडर बेस बदलकर शिवाजी महाराज कुछ एक दो लोगों के साथ जाते हैं और शिवाजी महाराज लाल महल में एंटर करते हैं। और रात में लाल महल में अचानक से वो निकलते हैं और वहां पे शाइस्ता खान उनका शैडो देख के वो डर जाता है एकदम से कि अरे शैतान आ गया करके। और वो रियल में शिवाजी महाराज रहते हैं और वो डायरेक्ट उनपे एकदम लाइक वॉर क्राई करते हुए हमला कर देते, जिसमें शाइस्ता खान बहुत ही ज्यादा घबराकर विंडो से जंप करने जाता है, जिसमें वो विंडो से जंप करते वक्त वो हाथ उसने रखा रहता है, जिसमें शिवाजी महाराज उसके ऊपर तलवार मार देते और उसकी उंगलियां कट जाती है। इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो रिटर्न भग जाता है वापस से। अब इससे मराठा पावर में बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा वो पॉपुलर हो जाते हैं, हर जगह ये बात फैल जाती है और शिवाजी महाराज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अब औरंगजेब का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है सूरत, जहां पर वो हमला करते हैं और वहां से अगेन बहुत सारा चीजें लूट कर वह अपने लिए लेके आ जाते हैं। सो सूरत द प्रॉस्परस इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ औरंगजेब एंड कलेक्टेड ए लार्ज बूटी, तो वहां पर शिवाजी महाराज अटैक करते हैं और वहां से बहुत सारी चीजें अपने लिए कलेक्ट कर लेते हैं। Enraged by this, Aurangzeb sent his powerful Sardars मिर्जा राजे जयसिंह एंड दिलार खान टू अटैक स्वराज्य। इससे और ज्यादा गुस्सा होकर वो जयसिंह और दिलेर खान को भेजते हैं शिवाजी महाराज पे अटैक करने के लिए। दे कैप्चर्ड मेनी फोर्ट्स इन स्वराज्य, दोनों जन मिलकर बहुत सारे वापस से फोर्ट रिकैप्चर कर लेते हैं। शिवाजी महाराज हैड द विजडम टू कंप्रेहेंड द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू रिट्रीट टैक्टिकली बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। नाउ इतने सारे वो लोग स्ट्रांगली अटैक कर रहे दोनों के दोनों, तो शिवाजी महाराज अब धीरे धीरे समझ रहे कि अब इतनी बड़ी फोर्स को वो अकेले ऐसे तो हैंडल फेस टू फेस तो ऐसे हैंडल हो पाएगा नहीं, इन द फील्ड ऑफ वॉर फील्ड हैंडल हो नहीं पाएगा। तो बड़े ही टेकफुली वो उनके साथ पीस ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है, जिसके तहत उनको जब चाहे तब औरंगजेब के बुलाने पर शिवाजी महाराज को उनके लिए लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा उस ट्रीटी में मेन बात लिखी रहती है। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी शिवाजी महाराज हैड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर औरंगजेब एट आगरा, और साथ ही साथ जयसिंह उन्हें कन्विंस करता है शिवाजी महाराज को कि उन्हें आगरा के पहले औरंगजेब को मिलना पड़ेगा। तो अलॉन्ग विद हिज सन संभाजी महाराज, अब शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी महाराज को साथ में लेके जाते हैं। औरंगजेब संभाजी महाराज तब एकदम टीनेज में थे, छोटे थे तभी। औरंगजेब एक्टेड treacherously and put शिवाजी अंडर हाउस अरेस्ट। शिवाजी महाराज वेरी क्लेवरली मिसलेड द गार्ड्स एंड एस्केप फ्रॉम आगरा। अब अगेन ये एक और पूरा स्टोरी है, ओवरऑल एक चैप्टर ही है पूरा, एक एसएससी बोर्ड का देखा जाए तो स्कूल लेवल का हर एक किस्सा अलग अलग एक चैप्टर है एसएससी बोर्ड का। तो इसके अंदर शिवाजी महाराज और जब संभाजी महाराज जब जाते हैं आगरा में, पहली बात तो आगरा कोर्ट में औरंगजेब बिल्कुल ही उनको भाव नहीं देता है, उनको इग्नोर करता है, उनको जो एक राजा का एक सम्मान देना चाहिए था थोड़ा सा, वो कुछ भी नहीं देता है, जिससे शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ तभी कर नहीं पाते क्योंकि वो औरंगजेब के यहां पर है। औरंगजेब ने जो क्वार्टर्स दिया रहता है शिवाजी महाराज को रहने के लिए, वो वहां पर जब जाते तो देखते कि वहां पे गार्ड्स हैं, बाहर गार्ड्स खड़े हुए हैं, ओवरऑल पूरे विसिनिटी में आसपास एरिया में गार्ड्स खड़े कर दिए हैं और उनको बाहर आ जाना इतना रोक टोक मिल रही है उनको हर चीज के लिए। तो इससे उनको समझ आता है कि वो यहां पर अब कब्जे में हो चुके हैं, हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, वहां पर उनके अंडर हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। अब शिवाजी महाराज सोचते कि अब इससे कैसे निकला जाए, कैसे बचा जाए। तो वो उनके कुछ मिनिस्टर्स, उनके कुछ जो खास लोग हैं, उनको अंदर मिलने जाना अलाउड था। तो जब ऐसा होता है तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि डेली एक आदमी उनको मिलने आता है, 2 आदमी उनको मिलने आते हैं और शिवाजी महाराज बीमार होने का नाटक करते हैं। और बीमार होने का नाटक करते हैं तो उनको और ऐसे 2 लोग मिलने आते हैं डेली, लेकिन आते जाते वक्त गार्ड्स ऑलवेज ये चेक कौन जा रहा है कौन आ रहा है, क्या कुछ लेके जा रहा है अंदर, कुछ बाहर नहीं। तो ये सारी चीज तो हो रही थी, चेकिंग तो हो ही रही थी। इसी में वो आसपास के एरिया में फैल जाता है कि शिवाजी महाराज बीमार है। तो वो लोग शिवाजी महाराज के ठीक होने के लिए फ्रूट्स भेज रहे हैं, प्रसाद भेज रहे, ऐसा वो एक रूटीन चालू कर देते हैं, जिसके तहत डेली बड़े बड़े गुनी भरकर बड़ा एक लॉट में फ्रूट्स अंदर भेजे जाते थे कि शिवाजी महाराज के लिए फ्रूट्स आ रहे हैं करके। तो
ऐसा प्लान होता है कि शिवाजी महाराज ऐसे ये पहले 2-3 दिन चालू करते जिसमें डेली बाहर गार्ड्स वो चेक करते हैं कि अंदर फ्रूट्स ही है, कुछ और नहीं है करके। तो वो 2-3 दिन कंटिन्यू होता है। तो जब अब रेगुलर होने लगता है तो एक बार वो लोग चेक करना छोड़ देते हैं कि अब वो अंदर फ्रूट्स ही, हमें पता है कि डेली फ्रूट्स आते जा रहे हैं, सामान आते जा रहा है। तो अब उसी के अंदर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज बैठते हैं और उनको बाहर मतलब लेके जाया जाता है और ऐसे करके वहां से वो एस्केप हो जाते हैं, जिसके थ्रू लाइक औरंगजेब को वो उल्लू बना के वहां से चले जाते हैं। और आगे उन्होंने पहले से ही अपने मंत्रियों को बोल के रखा रहता है, जिससे आगे वो घोड़े वगैरह रेडी रहते हैं उनके थोड़े से दूर, वहां से वो भग जाते। संभाजी महाराज को वो अलग जगह भेजते, खुद वो अलग जगह जाते, ऐसे करके वो वहां से चले जाते। तो शिवाजी महाराज अंडर हाउस अरेस्ट, शिवाजी महाराज वेरी क्लेवरली मिसलेड द गार्जियन एस्केप फ्रॉम आगरा। तो एस्केप फ्रॉम आगरा ये स्टोरी है पूरी। सून आफ्टर रिटर्निंग टू स्वराज्य शिवाजी महाराज कॉन्कर्ड द फोर्ट्स व्हिच वर हेल्ड बाय औरंगजेब। तो जैसे ही वो रिटर्न आते हैं, वापस से सारे जो अलग अलग फोर्ट औरंगजेब ने कब्जा कर लिए थे, वापस से वो कब्जा कर लेते। टू अनाउंस द सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ स्वराज्य इट वॉज नेसेसरी टू मेक इट ऑफिशियल। नाउ टू मेक श्योर कि सबको पता हो कि यहां का रूलर मैं हूं, यहां का राजा मैं हूं, ये बहुत जरूरी है कि इसकी घोषणा की जाए, ऑफिशियल पूरा किया जाए। तो इसके लिए उनका कोरोनेशन होता है, ऑफिशियली उनको राज अभिषेक जो बोलते हैं राजा का, वो होता है। Realizing this, Shivaji Maharaj decided to get himself coronated. With his coronation as a sovereign king, the provinces under his rule assumed the status of an independent kingdom. After coronation, he began the Karnataka expedition. However, he did not live long after the victory in the south. He passed away on 3rd April 1680. His untimely death caused an irreparable loss to Swarajya. Again, बहुत ही छोटे पैराग्राफ में बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड बता दिया कि कोरोनेशन हो गया, उन्होंने फिर कब्जा, अच्छा खासा वो रूल फाइट चलता रहा, एंड फिर वो धीरे धीरे कर्नाटका साउथ की तरफ बढ़ते एक्सपीडिशन कब्जा करने के लिए, और वहां फिर उतना ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, और 3rd अप्रैल को 1680 में उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद मतलब वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा लॉस है स्वराज्य के लिए। मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज वॉज कोरोनेटेड एज द किंग ऑफ स्वराज्य। तो अब उनके बेटे को छत्रपति बनाया। छत्रपति इज अ टाइटल, सबसे बड़ा टाइटल है। एक स्वराज्य का जो सबसे बड़ा रूलर है, जो मेन हेड है, उसे छत्रपति का टाइटल दिया गया है। Coronated as a king of Swarajya, during his reign, a constant conflict continued with the Mughal emperor Aurangzeb. तो औरंगजेब तो थे ही, तो औरंगजेब के साथ उनका चलते ही रहता था, मुठभेड़ चलते ही रहता था। Aurangzeb's rebellious son Akbar had established friendly relations with Sambhaji Maharaj. Now again I need to tell you, ये जो अकबर है वो ऑफ कॉमन सेंस है, वो वाले अकबर नहीं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। औरंगजेब के जो बेटे थे उनका भी नाम अकबर था, तो आपको ये भी समझना है। औरंगजेब के कई बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम अकबर था, जो औरंगजेब के खिलाफ जाना चाहते थे। तो उन्होंने उनके अगेंस्ट जाने के लिए संभाजी महाराज से दोस्ती कर ली थी। तो ये बात एक लाइन में बताइए, इन डिटेल काफी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ये, लेकिन हमें एक एक लाइन, एक एक सिर्फ झलक मिल रही है कि कैसे कैसे रिलेशन, कैसे कैसे सिचुएशन थे। अब इसके वजह से औरंगजेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसने दुश्मन से हाथ मिला लिया। एंड रेज्ड बाय दिस औरंगजेब केम डाउन टू डेक्कन। वो खुद पर्सनली डेक्कन की तरफ चार्ज लेना चालू कर देते और इस तरफ टुवर्ड्स साउथ वो कैंपेन लेके आ जाते हैं, कब्जा करने आ जाते हैं, वॉर करने आ जाते हैं। Along with a huge army and able sardars who were veterans of warfare, for the next 25 years he campaigned in Maharashtra. 25 साल तक वो नीचे की तरफ, मतलब डेक्कन महाराष्ट्र की तरफ ही वो कब्जा करते रहे और वहीं पे रहे वो, and fought against the Marathas. But he could not succeed in destroying the स्वराज्य। वो पूरी तरह से स्वराज्य को मिटा नहीं सके। औरंगजेब killed छत्रपति संभाजी महाराज in a very cruel manner 11th March 1689। 1689 में संभाजी महाराज को उन्होंने मार डाला था, बहुत ही क्रूअल वे में। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि संभाजी महाराज को पहले तो पकड़ लेते हैं, जब वो उनके कब्जे में आ जाता है एक बार, तो उनको पकड़कर पहले तो बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है डेली बेसिस पे, और बाद में उनको कहता है कि पहले तो कि कन्वर्ट हो जाओ तुम
इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसे करके। तो जिसमें संभाजी महाराज ऑब्वियसली मना करते ये सारी चीज़ें, और ये उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते रहते हैं। एंड कहा जाता है, ऐसा मैंने एग्जैक्टली कहीं पढ़ा नहीं, बट स्टोरी वाइज ही कहीं ना कहीं मैंने सुना ही है कि संभाजी महाराज की आईज उन्होंने लाइक निकाल ली थी दोनों, और इतने क्रूअल वे में उनको तड़पा तड़पा के मारा था औरंगजेब ने। औरंगजेब होप्ड दैट द मराठा पावर विल बी वीकेंड विद संभाजी महाराज's डेथ, बट इट डिड नॉट हैपन. Instead, the Marathas unitedly fought against the Mughals and expanded their rule. औरंगजेब ने ये सब किया था ये सोचकर कि अगर अब मैं इतनी बुरी तरह से अगर किसी जो हेड है पूरे मराठा रूलर का उसको मार दूंगा तो अब मराठा पावर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा और मेरे को फिर उसकी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो गलत साबित होते हैं, और जितने भी मराठास दूसरे थे साथ में मिलकर वो लोग मुगल्स को और फाइट देते रहते हैं। After Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Chhatrapati Rajaram Maharaj took over the reins at Raigad. Rajaram वन शिवाजी महाराज के दूसरी वाइफ से बेटे थे, यानी संभाजी महाराज के सौतेले भाई थे वो गद्दी पर आते, राजगद्दी पर आते और रायगढ़ के फोर्ट में वो संभालते हैं। औरंगजेब सेंट जुल्फिकर खान टू सीज द फोर्ट ऑफ रायगढ़, और जुल्फी खान करके एक और सरदार है वो उनको भेज देते हैं रायगढ़ पे कब्जा करने के लिए। छत्रपति राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई वो जो उनकी वाइफ है, महारानी यशुबाई जो संभाजी की वाइफ है, क्वीन ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, एंड हर प्रिंस सन प्रिंस शाहू वेर स्टेइंग एट राजगढ़। तो संभाजी महाराज की वाइफ यशुबाई और राजाराम और उनकी वाइफ ताराबाई, ये पहले तो आप पहले कैरेक्टर समझ लीजिए। और छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू, प्रिंस शाहू, तो ये इतने लोग आप पहले कैरेक्टर समझ जाइए, जिसमें से संभाजी महाराज की तो मौत हो चुकी है। ओके नाउ ये लोग रायगढ़ में थे और यहां पर ये लोग यहाँ पे फोर्ट में थे, इनको पता पड़ता है तो ये यहां पर कब्जा होता है, हमला होता है, उसकी हम अभी स्टोरी पढ़ेंगे। All the Maratha royalties thus staying at one place was dangerous. It would have been strategic to fight the Mughals from two places at a time. अच्छा, ये लोग साथ में मिलके पहले तो डिसाइड करते कि सारे मेन लोग अगर एक ही जगह होंगे, ये लोग अब मेन पावर हो गए, तो अगर ये लोग सब एक ही जगह होंगे तो मुगल्स लोग अगर कैप्चर करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम लोग डिवाइड हो जाएंगे तो अलग अलग जगह से हम फाइट बैक करते रहेंगे, दो अलग अलग तरह से जगह से मुगल्स को हमला करेंगे तो वो लोग भी ज्यादा कंफ्यूजन और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसी के साथ चलते महारानी यशुबाई आस्क्ड छत्रपति राजाराम महाराज टू लीव फॉर जिंजी। तो यशुबाई कहती है कि छत्रपति राजाराम को कि जिंजी वाले फोर्ट में, जिंजी वाले एरिया में आप चले जाइए। महारानी यशुबाई हरसेल्फ स्टेड बैक इन रायगढ़, और वो खुद पर्सनली रायगढ़ में रुक जाती है एंड कंटिन्यू टू फाइट, और वो वहीं पे रह के मुगल से फाइट करती है। इन 1689 द मुगल सक्सीडेड इन टेकिंग चार्ज ऑफ रायगढ़, और 89 तक मुगल्स ने रायगढ़ पे पूरा कब्जा कर लिया था। महारानी यशुबाई एंड प्रिंस शाहू वेर अरेस्टेड एंड सेंट टू दिल्ली, इनको कब्जे में ले लिया था, यानी कि संभाजी की वाइफ और उनके बेटे को कब्जे में ले लिया था और दिल्ली भेज दिया गया था। महारानी यशुबाई रिमेन्ड इन कैप्टिविटी ऑफ द मुगल्स फॉर द नेक्स्ट 30 years और 20 years, लेट्स सी 30 years। तो अपनी पूरी लाइफ के आगे वो उनके कब्जे में रही, और शाहू महाराज भी उनके पास ही थे, दिल्ली में थे, औरंगजेब के कब्जे में। While leaving for Jinji, Rajaram Maharaj entrusted Ramchandra Pant Amatya, Shankarji Narayan Sachiv, Satyaji Ghorpade and Dhanaji Jadhav with the responsibility of defending Raigad। तो जाने से पहले राजाराम महाराज ने इन लोगों को, इनके मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग, अमट्या, सचिव, ये सारे मिनिस्टर्स हैं अलग अलग पोस्ट के, उनको रायगढ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। द गुरिल्ला टेक्टिक्स ऑफ संताजी एंड धनजी proved the large scale artillery and huge cannons of the Mughals to of little use. Despite of holding very few assets, the Marathas continued to create havoc for the Mughals. Rajaram Maharaj safeguarded Swarajya in this trying times. This was a great task in itself and a great success of Rajaram Maharaj. अब मुगल से डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उनके पास बहुत नंबर ऑफ पीपल थे टू फाइट फॉर देम, बहुत लार्ज आर्मी थी, जबकि मराठा के पास लार्ज आर्मी नहीं थी, ना ही इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे।
मुगल्स के पास कैनन्स और ये सारी चीजें थी जिससे वो एक ही बार में हमला करके बहुत बड़ा फोर्ट डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो मराठा ने बाय द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज एक अलग ही टेक्टिक यूज की थी जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है, जिसके अंदर वो छुपकर कुछ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टारगेट पे हमला करते हैं एट अ वेरी ऑड टाइम, जब सामने वाला प्रिपेयर नहीं होता है, और हमला करके तुरंत ही गायब हो जाते हैं, लाइक फटाफट डिस्पर्स हो जाते हैं कि सामने वाला जब तक समझे कि क्या हुआ है तब तक ये लोग सब लोग हमला करके लोगों को मारकर मेन लोगों को मार के वहां से भाग चुके हैं। तो ये चीज जो है उसे गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक कहा जाता है। तो ये करते हुए राजा राम महाराज ने किसी तरह उस टाइम पे अच्छा खासा स्वराज्य को मेंटेन करके रखा और मुगल से फाइट करते रहे, जो कि बहुत बड़ा टास्क था। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम महाराज, दैट वाज इन मार्च 1700, हिज वाइफ महारानी ताराबाई कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट औरंगजेब। तो उनकी वाइफ अब फाइट कर रही है, कंटिन्यू कर रही है औरंगजेब से। महारानी ताराबाई लेड द स्वराज्य मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन, और इनके टाइम पे बहुत ही बुरी कंडीशंस थी, क्योंकि अब काइंड ऑफ एक एक पावरफुल पर्सन मरते जा रहे हैं और यशुबाई और शाहू प्रिंस अभी तक कब्जे में ही हैं, तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे। शी सिंगल हैंडेडली टुक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉट फॉर स्वराज्य फॉर 25 years with the help of her sardars. At times the Marathas had to fight the Mughals on the lands beyond the boundaries of Swarajya, but she did not stop them. She was an indication that the scenario of the war was changing. The Maratha War of Independence was tussle between the Mughal ambition of expanding their empire and the desire of independence cherished by Marathas. Finally, the death of Aurangzeb put an end to this fighting. In the beginning, the Mughal rulers adopted an aggressive policy, while the Maratha policy remained that of defense. But by the second half of 18th century, this condition changed. With the weakening of Mughal power, the Marathas could extend their rule almost all over India. तो महारानी ताराबाई के अंडर बहुत ज्यादा वॉर्स हुए, अलग अलग औरंगजेब से लड़ती रही वो अलग अलग तरह से, मुगल जो जितने वो भेजते जा रहे थे, और कभी कभार तो उनका पर्सनल जो एरिया है उसके बाहर वॉर होती थी, तो वहां भी भेजती थी मराठा उसको वॉर के लिए, और लाइक वो लड़ते जा रही थी और किसी तरह से वो संभाल रही थी और रूल करते जा रही थी, एंड मराठा पावर को जिंदा रख रही थी। फाइनली औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन मुगल एम्पायर की वीक हो जाती है, लेकिन मराठा पावर स्ट्रांग का स्ट्रांग रहता है और ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है, और साथ ही साथ धीरे धीरे आगे जाके ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया पे उनका अलग अलग जगह पे कैप्चर होते हुए कब्जा हो जाता है। अब ओवरऑल ये तो हमने अलग अलग सीक्वेंस वाइज देख लिया कि कैसे कैसे रूल आते गए अलग अलग और क्या पूरा सिचुएशन रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे उसी टाइम पे पूरे ओवरऑल में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। ओके, बिफोर मूविंग अहेड मुझे बस एक बात ऐड करनी थी कि जो कब्जे में थे प्रिंस शाहू जो कब्जे में थे औरंगजेब के, औरंगजेब टेकफुली क्या करता है, महारानी को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और आपस में ही मराठास को लड़ाने के लिए, महारानी ताराबाई को काइंड ऑफ हराने के लिए औरंगजेब शाहू को रिलीज कर देता है, और शाहू जी जो है वो वही करते जो औरंगजेब ने एक्सपेक्ट किया रहता है, वो तुरंत ही ताराबाई के अगेंस्ट लड़ने लग जाते हैं और क्लेम करते हैं कि मैं रियल रूलर हूं मराठा किंगडम का। तो ये भी इंटरनली भी महारानी ताराबाई को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मराठास आपस में भी थोड़े से क्लैश होने लग गए थे। The regions in Maharashtra, including Nashik, Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Belgaum, Karwar, Dharwad in Karnataka, some regions of Andhra, Jinji, Vellore in Tamil Nadu comprised स्वराज्य। तो ये पूरा मार्क कर लेना, ये बताया है कि कहां कहां पूरा ओवरऑल साउथ में इंक्लूडिंग कहां कहां रूल था स्वराज्य का, कहां स्थापित किया गया था मराठा एम्पायर। शिवाजी महाराज सेट अप एन आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ स्वराज्यस अफेयर। महाराज जी ने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा था ताकि पूरा कामकाज अच्छे से चलता रहे। द फॉर्मेशन ऑफ द अष्टप्रधान मंडल एंड इट्स ग्रोथ टुक प्लेस अलॉन्ग विद द एक्सपांशन ऑफ द किंगडम। आफ्टर कोरोनेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिएटेड स्पेशल पोस्ट ऑफ अष्टप्रधान्स। इट इंक्लूडेड पेशवा, अमट्या,
संजीव, मंत्री सेनापति सुमंत, न्यायाधीश एंड पंडित राव। तो उन्होंने 8 मिनिस्टर की काउंसिल बनाई थी और ये बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करते थे। जैसे जैसे एक्सपांड होते गया किंगडम, वैसे वैसे ये रोल्स भी एक्सपांड होते गए और इनकी तादाद भी एक्सपांड होती गई। 8 मिनिस्टर्स के मेन कौन कौन होते थे वो नाम पहले बता दिए, वो मार्क कर लेना। शिवाजी महाराज had a strong intelligence network of his own. Bahirji Naik was the chief of this network. Before starting of any expedition, Shivaji Maharaj obtained detailed information from his spies and then planned his expedition. So, शिवाजी महाराज पहले तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। वो कभी भी कहीं पे भी हमला करने से पहले गुरिल्ला टैक्टिक उनकी कैसे सफल होती थी, कैसे वो ये कर पाते थे कि उनको पता होता था कौन सी जगह कौन से आर्मी का कौन सा पार्ट है या कौन से लोग कहां पर बैठे हुए, ये सारी चीज वो कैसे पता करते थे। तो उनके पास उनकी खुद की नेटवर्क ऑफ स्पाइस थे जिसके लीडर थे बाहिरजी नायक, ये उनके चीफ थे, वो सारे जासूसों का हेड थे और उनकी इंफॉर्मेशन के बाद ही वो कभी भी कहीं पे भी प्लान आउट करते थे कि हमला करना है, कहां करना है, कैसे करना है। When the ministers went on expedition, their representatives, that is called मुतालिक, looked after their provinces region. तो जब मेन मिनिस्टर जाता था कहीं पे हमले वॉर के लिए, तो उनके अंडर दूसरे लोग भी हायर किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। There was a special officer called धारक धार appointed to look after a department of the ministry. तो जो डिपार्टमेंट बने थे अलग अलग, उसके हेड को धारक दार कहा जाता था। अदर ऑफिसर्स वे दीवान, मजूमदार, फडनिश, सबनिस, खरखानिस, जामदार, पोटदार। तो ये अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोजीशंस हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस है जो अलग अलग काम करते थे। सेक्रेटरी का काम करते थे, अकाउंटिंग का काम करते थे, ऑडिटर का काम करते थे, ऑफिस इंचार्ज, कमिश्नर, क्लर्क का काम, ट्रेजरी का काम, ऐसे मास्टर यानी कि जो कॉइन्स और मेटल्स कितना प्योर है, अच्छा है, सही है, ये सारा देखने वाला, ये सब अलग अलग पोजीशंस है एडमिनिस्ट्रेशन के उस टाइम पे जो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे। The kingdom was divided into 2 parts for the sake of administration. अब इतना बड़ा किंगडम था, पूरा महाराष्ट्र रीजन और साउथ का रीजन, तो ये कैसे वो कंट्रोल करे, तो उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया था। One of it was the province which was geographically bounded together and the other comprised scattered regions in the south. तो जैसे कि मैंने कहा, एक जो पूरा महाराष्ट्र में पड़ता है, पूरा पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, ये पूरा, और दूसरा जो साउथ में जो स्कैटर्ड है, थोड़ा सा दूर दूर है, तो जिंजी, वेलोर, ये सारा जो रीजन हो गया, आंध्रा के कुछ रीजन हो गए, कर्नाटका का धरवाद रीजन हो गया, तो जो थोड़ा दूर दूर है साउथ का स्कैटर्ड यानी फैला हुआ है, वो पूरा एक हिस्सा, और महाराष्ट्र का पूरे सारे जो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हिस्सा है, ये 2 पार्ट बना दिए थे। The northern section was assigned to the Peshwa, which included the regions from Salher to Pune and North Konkan. तो नॉर्थ सेक्शन, अब इसके अंदर भी नॉर्थ पार्ट जो है, जो सलहार से पुणे तक का एरिया है, और नॉर्थ कोंकण भी अंदर आता है, उसको एक पेशवा को संभालने दे दिया था। सेंट्रल पार्ट कंसिस्टेड ऑफ साउथ कोंकण, सावंतवाड़ी, करवार। दिस वाज असाइंड टू संजीव। तो अब जो नेक्स्ट पोजीशन थी संजीव की, उनको ये एरिया दे दिया था। एंड द थर्ड पार्ट, द रीजन ऑफ हाई प्लेटू, also called as Satarawai to Belgaum to Khopal, was assigned to Mantri. A separate Suba of Karnataka was created and Hambirao Mohite and Raghunath Narayan Amatya were appointed on it. तो अलग से कर्नाटका में भी हम्बीराव मोहिते और रघुनाथ नारायण, ये सारे अलग अलग मिनिस्टर्स के नाम है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम है ये। हम्बीराव मोहिते शिवाजी महाराज के ब्रदर इन लॉ भी होते हैं, इनकी बहन से भी शिवाजी महाराज की शादी होती है। Sir Subedars were appointed on all these regions in association with Pradhans, the ministers. This was known as Rajmandal. The appointment of Kiledar, the keeper of the fort, and Karkoon clerks was made by king himself. The Pradhan had to submit annual accounts to Shivaji Maharaj. तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में और मिनिस्टर्स, प्रधान जो अलग अलग होते थे, उनको बताया गया है, और ये ओवरऑल चीज को राजमंडल कहा जाता था। किलेदार यानी फोर्ट का देखरेख करने वाला, और क्लर्क, ये इनको पर्सनली राजा शिवाजी महाराज पर्सनली हायर करते थे, पर्सनली उस पर्सन को मिलके हायर करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर किलेदार ही वफादार नहीं निकला तो वो तो यार फोर्ट में किसको भी रात में एंट्री कर देगा, सब लोग मर जाएंगे।
क्लर्क लोग जो जो छोटे मोटे काम में हेल्प करते, सारा जो राजा से लेके नीचे तक पहुंच रहती है जिनकी, क्लर्क लोग की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी सीक्रेट मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लोग अगर लॉयल नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन शिवाजी महाराज ये बात समझते थे और वो इन लोगों को पर्सनली हायर करते थे। सर सुबेदार्स टेकिंग केयर ऑफ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वेर नोन एज देशाधिकारी। तो जो सर सूबेदार थे जो अलग अलग प्रोविंस को देखते थे उसे देशाधिकारी का टाइटल दिया जाता था। देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इस्लामिक रूलर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेट बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। Sir Subhas in the Swarajya were meant to be the zonal divisions for the overall administration, while under Islamic rulers the division merely served the purpose of revenue collection. तो इस्लामिक रूल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी और शिवाजी महाराज जी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी उसका डिफरेंस बता रहे कि उन्होंने जो डिवीजन किया था वो एक पूरा एक अलग से जोनल डिवीजन था, उसके अंडर अलग से वहां पे उन्होंने मिनिस्टर्स और वो सब रखा हुआ था कंट्रोल करने के लिए। जबकि इस्लामिक वालों ने जो डिवीजन किया था वो डिवीजन सिर्फ अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन के बेसिस पे किया गया था पूरा। द सूबेदार्स वेर असिस्टेड बाय देशमुख एंड देशपांडे। तो जो सूबेदार थे उसके अंडर देशमुख और देशपांडे करके टाइटल थे, वो लोग काम करते थे। द मेन टास्क ऑफ अ देशमुख वॉज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, टू डेवलप वेस्ट लैंड इनटू कल्टिवेबल लैंड एंड सेटल न्यू विलेजेस। तो एक देशमुख का काम होता था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो एक पर्टिकुलर एरिया का, जो लैंड वेस्ट है उसको कल्टिवेबल बनाओ, फर्टाइल लैंड मतलब उसको कल्टिवेशन में लाओ, एग्रीकल्चर में लाओ और नए नए विलेजेस को सेटल कराओ। All the government officials received a salary in the form of cash instead of land grant. तो सबको कैश दिया जाता था, किसी को लैंड नहीं देते थे ये लोग as a salary. Village was the basic unit of administrative system. New villages were settled. The people were provided with cattle, need seed money for daily utilities. The farmer was given a period of 2 years to repay the advance for a good harvest. This system was known as Batai system. तो एक सबसे छोटा यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट जिसपे कंट्रोल होता था वो विलेज होता था। नए नए विलेजेस सेटल कराए जाते थे देशमुख के हेल्प से और उनको स्टार्टिंग रोजगार स्टार्ट करने के लिए, विलेज सेटल करने के लिए कैटल दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे अलग अलग चीजों के लिए और उनको 2 साल का टाइम दिया जाता था जिसमें वो आराम से अपना एग्रीकल्चर वगैरह करके बाद में धीरे धीरे पैसा चुकाए। इस सिस्टम को बताई सिस्टम कहा जाता था। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ शाहू महाराज। तो मैंने आपको बताया था कि शाहू महाराज को रिलीज करते हैं वो लोग, तो वो वहां से थोड़ी सी उतनी सी स्टोरी हम पढ़ेंगे। द मुगल्स कंटिन्यूड देयर एफर्ट टू डिफीट द मराठास इवन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। फॉर द पर्पस दे एडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइडिंग द मराठास। दे रिलीज शाहू महाराज फ्रॉम कैप्टिविटी इन 1707 common era. After his release, there was a conflict between Maharani Tarabai and Shahu Maharaj. Shahu Maharaj won the ensuing battle. Balaji Vishwanath played an important role on behalf of Shahu Maharaj and later he was appointed as Peshwa. तो महारानी ताराबाई तो संभाल रही थी पूरा मराठा एम्पायर और साथ में बालाजी विश्वनाथ। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर वर मेनी डिफरेंट एरिया वाइज अपने अपने एरिया के मराठा रूलर्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे थे। तो वैसे ही बालाजी विश्वनाथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो भी शाहू महाराज को सपोर्ट करते हुए वो क्लेम करते कि शाहू महाराज जी का ज्यादा हक बनता है राजगद्दी पे बैठने का। तो ताराबाई यहां पर लूज आउट कर देती है और वो वहां पर शाहू महाराज वहां पर स्टार्ट करते हैं रूल करना एंड बाद में जाके बालाजी विश्वनाथ को वो पेशवा का टाइटल देते हैं, पेशवा बना देते हैं। पेशवा पीरियड, तो उसी टाइम पे अलग अलग पेशवा पीरियड कैसा है, छत्रपति टाइटल अलग है, पेशवा टाइटल अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। After Balaji Vishwanath, his son Bajirao I was appointed as the Peshwa. He expanded the Maratha Empire up to Malwa, Rajasthan and Bundelkhand. He defeated the Nizam. तो बालाजी के बाद बाजीराव विश्वनाथ आते हैं, उनके बेटे जो पेशवा बनते हैं, पेशवा बाजीराव, ये नाम हम जानते ही, हमने सुना ही है। वो एक्सपांड करते मराठा एम्पायर को ज्यादा। आफ्टर बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव ऑल्सो अलाइस यानी कि ऑल्सो कॉल्ड एज नाना साहेब, उनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगेन रूलर थे ये, पेशवा थे। was appointed as the Peshwa. Meanwhile, the Marathas were defeated in the third battle of Panipat. The Maratha rule became weak. Madhav Rao Peshwa tried to re-establish the Maratha power. The defeat in Panipat was not just a political defeat, but it also lowered the morale of the Marathas greatly. So अलग अलग पेशवाज आ रहे हैं। बाजीराव पेशवा के विश्वनाथ के बाद पहले तो बालाजी बाजीराव और फिर बालाजी बाजीराव
पेशवा वन, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आते हैं। और उस टाइम पे बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठास और दूसरे रूलर्स के बीच में, जिसमें मराठा बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। और इसी के साथ उनका मोरल, वो पॉलिटिकली तो वो हार ही गए, मतलब कब्जा नहीं कर पाए अब आगे, लेकिन वो मोरली बहुत डाउन हो जाते हैं कि वो हार चुके हैं करके। सो ये इसके थ्रू थोड़ा सा उनका पावर वीक हो जाता है। माधवराव पेशवा ट्राई टू एलिवेट द स्पिरिट्स ऑफ मराठास एज वेल एज रीएस्टैब्लिश द मराठा पावर इन द नॉर्थ। अब माधवराव पेशवा कोशिश करते हैं कि वो फिर से मराठा पावर को और स्ट्रॉन्ग कराए और वो फिर से अपना पावर एस्टैब्लिश करे। The Marathas were successful in overcoming their great defeat at Panipat and create a politically strong position for themselves in the politics of the north. तो नॉर्थ की तरफ वो थोड़ा सा कब्जा और स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं with the help of Madhavrao Peshwa. This factor was very important. Malhar Rao Holkar, Ahilyabai Holkar, Raghuji Bhosle, Mahadji Shinde, Nana Fadnavis played a great role in re-establishment of Maratha influence. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है, अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग मराठा रूलर्स जो थे, अलग अलग स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होने वाले जो साथ में सब लोग काम करते थे, ये लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया फिर से मराठा इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। मल्हाराव वाज द फाउंडर ऑफ होलकर स्टेट एट इंदौर। तो ये होलकर डायनेस्टी के मल्हाराव जो है, मल्हाराव होलकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। ही सर्व द मराठा पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। He had a great share in establishing the Maratha prestige in the north after the death of Khande Rao, son of Malharao. तो मल्हाराव के जो बेटे थे खांदे राव, उनकी वाइफ थी अहिल्याबाई। तो you need to understand this first of all. मल्हाराव होलकर, the founder of होलकर family, होलकर dynasty, उनके बेटे थे खांदे राव की वाइफ अहिल्याबाई होलकर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। आज के तारीख में आपको पता होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड स्कूल के नाम भी होते हैं अहिल्याबाई होलकर करके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल लेडी है। वो रूल करना स्टार्ट करती है इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी अपने ससुर जी के साथ। वो यहां पे भी एक छोटी सी स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू। खांदेराव की मौत होने पर अहिल्याबाई अपने आप को, सती प्रथा तब चलती थी, तो अपने आप को वो मारने जा रही थी, जब उनके ससुर जी यानी कि मल्हाराव होलकर उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया है, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? तो ये बहुत ही स्ट्रांग वे में वो उनको रोकना चाह रहे थे और वो फिर बाद में उनको ट्रेनिंग देते थे मिलिट्री की वगैरह, और अहिल्याबाई होलकर रूल संभालने लगती है। महेश्वर वॉज द सीट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एक अच्छा सा मैप दिया एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर, ये देख लीजिएगा। अंडर हर, और उनके अंडर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। शी बिल्ड टेम्पल्स, घाट, धर्मशालास, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स। शी वाज केपेबल, एस्ट्यूट एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थी। रघुजी भोसले वाज द मोस्ट केपेबल रूलर अमंग द भोसलेज ऑफ नागपुर। तो भोसलेज ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर। तो आपको ये समझना है अगेन, जैसे डिनेस्टीज छोटी छोटी जो हमने पहले देखी है, वैसे अब मराठास के अंदर अलग अलग जो नामचीन घराने थे अलग अलग, उनके बात चल रहे हैं। तो भोसलेज, रघुजी भोसले वाज अ केपेबल रूलर ऑफ भोसलेज ऑफ नागपुर। ही ब्रॉट द रीजन्स इन द ईस्टर्न India up to Bengal under the Maratha dominance. After the miserable defeat of the Marathas at Panipat, Mahadji Shinde was instrumental in re-establishing the Maratha supremacy and prestige in North India. He trained his army and modernized his artillery under the guidance of French military expert Bernard du Bourguignon. Mahadji managed the difficult affairs with strong determination and remained in charge of Delhi affairs during 1771 Common Era to 1794 Common Era. Nana Fadnavis and Mahadji Shinde set the affairs of the state right after the death of Peshwa Madhavrao. तो माधवराव की डेथ के बाद महादजी शिंदे और नाना फडणवीस ने अपने अपने हिसाब से मराठा रूल को जारी रखा, अपने अपने आसपास के एरियाज को कैप्चर करते हुए, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करते हुए, उनके अंदर गन पावर अब आ चुका था, कैनन्स का यूज चालू हो चुका था वॉर के लिए, सिर्फ अब तलवारों से और हाथों से नहीं लड़ते थे। तो ये मॉडर्नाइज कर दिया आर्टिलरी को, और बेनॉट ड्यू बॉयगन करके जो एक फ्रेंच पर्सन थे, उनकी हेल्प से उन्होंने अपने आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया था, अच्छा खासा सब कुछ संभाला हुआ था। The two Peshwas who succeeded
Peshwa Madhav Rao, namely Narayan Rao and Savai Madhav Rao, did not live long. Their untimely death set the decline of Maratha power. At this time, the Mughal power had also become weak. Taking advantage of this situation, the British started interfering in the internal strife among the Maratha Sardars. Peshwa Bajirao II was defeated by the British and the British establishment their supremacy over India. The British brought entire India under their dominance. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पैरेलली, ये अभी नाम आया लेकिन पहले से ही हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, पोर्चुगीज लोग आ चुके थे, डच लोग आ चुके थे, फ्रेंच लोग आ चुके थे, तो ब्रिटिश भी आ चुका था यहां पर, मौजूद था तभी ये सारा जब चल रहा था, ओवरऑल वॉर चल रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पे ओवरऑल पूरा कब्जा नहीं था, वो लिमिटेड पार्ट पे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हो चुकी थी कोलकाता में, तो ये सब वो धीरे धीरे इंटरफियर कर रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर। और जैसे ही वो देखते हैं कि मुगल पावर अब पूरी तरह से कम हो चुका है, बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर, उनको भी उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया पावर से, और मराठा पावर भी वीक पड़ चुका था। जैसे ही धीरे धीरे अलग अलग रूलर्स के बाद ब्रिटिश पूरा कब्जा कर लेता है इंडिया के ऊपर, ये यहां तक का एंड है। सो ओवरऑल पहले तो हमने रूल वाइज देख लिया है कि मराठा एम्पायर कैसे स्टार्ट होता है, पीक पे जाता है, डिक्लाइन होता है, और फिर उसके बाद लास्ट फाइनली हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल बचा, जो कि ये सबसे क्रूअल रूल बन जाता है। अब तक मुगल रूल क्रूअल था हमारे लिए, बट ये सबसे क्रूअल रूल बन जाता है ब्रिटिश एम्पायर, जो हमारे पे 200 साल तक रूल करके गए। अब हम पढ़ेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर ऑफ दैट एरा। पूरा मराठा पीरियड का हम लोग आर्ट और लिटरेचर की बात करने वाले हैं। सो अगेन टाइम में हम पीछे हो जाएंगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सारा पैरेलली हम पढ़ रहे हैं। The development of the Maratha miniature paintings is seen through the illustrations of the manuscripts such as Pothis, Pattachitra and Patrikas. The same style is maintained in the glass painting as well. Illustrated manuscripts of Sanskrit texts such as Bhagavad Gita, Devi Saptashati, Bhagavad Purana, as well as Marathi texts such as Gyaneshwari, Shivalila, Mrit, Pandava Pratap, etc. are available. The paintings of Dashavatara are included in them. The wooden stands of the Pothis have paintings of various deities such as Ganpati, Riddhi Siddhi, Rama Panchayatana, Gopal Krishna, Vishnu Lakshmi in dark red, green, yellow color. The miniature paintings include human portraits, themes like Ragamalas, Talmala, processions, etc. Remarkable portraits of Bajirao I and Peshwa Pilaji Jadhav Rao are available. Murals are found on the facade of the Vadas as well as on the walls of reception areas. Now थोड़ा सा इतना कवर अप करते हैं। मिनिएचर पेंटिंग का तब स्टाइल चल रहा था जो थोड़ा सा मुगल टाइम से आ चुका था, तो मिनिएचर मराठा पेंटिंग्स काफी पॉपुलर थे। उसी को ग्लास के अंदर भी कन्वर्ट किया जाता था, उसी को वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल्स जिसे कहा जाता है, उसमें भी कन्वर्ट किया जाता था, जिसमें टॉपिक्स अलग अलग होते थे, जिनमें पर्सनल पोर्ट्रेट्स भी बनाए जाते थे, एंड जो डिटीज है, गणपति जी हो गए, राम हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, इन सब की स्टोरीज हो गई, इनकी वो चीज को डिस्क्राइब किया जाता था उस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट पेंटिंग्स में। तो वो एक दौर चालू हो गया था। फिर म्यूरल्स पेंट किए थे, वाड़ास यानी कि वो टाइम के जो घर हुआ करते थे, वाड़ास कहा जाते हैं इस तरह के घर जो आप इमेजेस देख सकते हो। तो ये पूरा जो डेकोरेट किया जाता था उसकी हम अब यहां पे बात करेंगे। द वाड़ास as well as the walls of the reception areas, that is also called the Diwan Khan, the bedrooms. In the temples, the mandap wall, ovri, shikara, gabara and the chat were all decorated with the paintings. The 18th century murals have survived till today at the places like Naik Nimbalkar Wada at Vatthar, Nana Fadnavis Wada at Menavli, Rangmahal at Chandwad, Mahireshwar Mandir at Morgaon, Shiva Temple of Pandeshwar एंड मत्था एट भिनवड़ी। तो ये अलग अलग जगहों के नाम दिए हैं, वाड़ा और मंदिरों के नाम दिए हैं, कौन सी जगह पर वो है वो दिया हुआ है। यहां पर अभी भी आप देख सकते हो वॉल पेंटिंग्स जिसे म्यूरल्स कहा जाता है वो पूरे मौजूद है, आज भी वो आपको देखने मिलेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लेना कौन से वाड़ा कहां पर मौजूद है।
मिथोलॉजिकल स्टोरीज फॉर्म्स द मेन थीम फॉर द म्यूरल्स। तो इसके अंदर मेन मिथोलॉजिकल स्टोरीज, रामायण, महाभारत, ये सब स्टोरीज जो अलग अलग इंसिडेंट है वो पेंट किए जाते थे। दे इंक्लूड scenes from रामायण, महाभारत एंड पुराणास। द पेंटिंग्स ऑफ दशावतार, दशावतार आप सब जब जानते हो क्या है, कृष्ण लीला आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे आपको ये देखने मिलेगा। द सब्जेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ वेर ऑल्सो पॉपुलर, थोड़ा कंटेम्प्रेरी लाइफ के बारे में भी वो पेंट करते थे। रॉयल कोर्ट, रॉयल मीटिंग, प्रोसेशंस आल्सो इंक्लूडेड, जिसके अंदर रॉयल मीटिंग, सब लोग बैठे हैं राजगद्दी पे, राजा बैठा है, मीटिंग चल रही है, ये सारे सीन्स भी पॉपुलर थे पेंटिंग के अंदर। ड्यूरिंग द मराठा पीरियड कीर्तन एंड सिंगिंग ऑफ भजन वॉज वेरी पॉपुलर। तो हम ये जानते ही स्टार्टिंग से कीर्तन और भजन बहुत ज्यादा पॉपुलर था। पोवाड़ाज, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, पोवाड़ाज भी बहुत ही ज्यादा बनाए जाते थे। पोवाड़ाज वेर कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड टू एनकरेज द स्पिरिट ऑफ हीरोइज्म अमंग द पीपल। द बलाज नोन एज पोवाड़ाज एंड कतवाज कंपोज्ड बाय द साहिर्स वेर द टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल पोइट्री। तो हमें पता है पोवाड़ास क्या होता है। पोवाड़ास इंग्लिश में जिसे बैलाड्स कहा जाता है, जिसके अंदर हम हीरोइक वे में किसी पर्सन की तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा, और उसके बारे में हम, उसके अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं इन दैट। तो ये बनाने वाले जिन्हें साहिर्स कहा जाता है, ये हिस्टोरिकल पोइट्रीज है। द पोवाड़ास कंपोज्ड बाय अज्ञानदास ऑन द स्लेइंग ऑफ अफजल खान एंड तुलसीदास ऑन द बैटल ऑफ सिंहगढ़ आर वेल नोन। तो मैंने आपको जब ऊपर हम अफजल खान की स्टोरी पढ़ रहे थे तभी भी बताया था कि अफजल खान को जिस तरह से मारा गया था, शिवाजी महाराज ने जिस तरह से मारा था, उसके ऊपर पोवाड़ास बने हुए हैं। तो वो किसने बनाए थे? अज्ञानदास ने लिखे थे वो पोवाड़ा। वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो। एंड दूसरा, सिंहगढ़ के बैटल के ऊपर तुलसीदास जी ने भी पोवाड़ा लिखा था, तो वो भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ लावनी, लावनी भी मराठी आर्ट फॉर्म, फोक डांस है, डेवलप्ड इन द लेटर पेशवा पीरियड। साहिर्स लाइक अनंत फंदी, प्रभाकर, राम जोशी, संगबाहू, सगनबाहू, होनाजी आर द नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल कंपोजिशंस। तो ये अलग अलग साहिर्स के नाम है, अलग अलग पीपल जो ये सारे आर्ट फॉर्म में माहिर थे, और ये लोग ये चीज को प्रोड्यूस करते थे। Various dance forms from the Maratha period have existed till today, such as लावणी, कोली डांस, गजा नृत्य etc. आज भी ये सारे डांस आपको देखने मिलते हैं। कोली डांस, लावणी, ये सारा आज भी होता है, जो मराठा ट्रेडिशन का पार्ट है। द ट्रेडिशन ऑफ वोकल म्यूजिक ऑल्सो रिसीव पेट्रनेज इन द मराठा स्टेट्स, और म्यूजिक को भी काफी पेट्रनेज मिलता था। आर्किटेक्चर देखेंगे थ्रू आउट द एरा। शिवाजी महाराज गेव प्रायोरिटी टू बिल्डिंग फोर्ट्स, उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। The tradition of building forts was prevalent in the Deccan since 3 centuries. This tradition proved to be advantage to Shivaji Maharaj. The required expertise of maintaining forts was easily available to them. अब वहां पे वो ट्रेंड चल ही रहा था डेक्कन में फोर्ट्स बनाने का, इसीलिए उनको बहुत इजीली लोग मिल जाते थे जो फोर्ट बनाने में काफी एक्सपर्ट होते थे। The Kasba temple in Pune, the Vitthal temple in Vithalwadi were reconstructed by वीर माता जीजाबाई। तो जीजाबाई ने ये दो टेम्पल को फिर से अच्छी तरह से और बेटर बनाया था। मार्क कर लेना, लिख लेना। ड्यूरिंग द पेशवा पीरियड द मराठा किंगडम रीगेन्ड इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वंस अगेन रिसीव द पैट्रनेज। तो पेशवा पीरियड के टाइम फिर से ये सारा चीज प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, फिर से सब कुछ थोड़ा सा अच्छा चल रहा था टाइम, ज्यादा वॉर्स नहीं हो रहे हैं। पुणे, सातारा, नासिक डेवलप बिग सिटीज, ये बड़ी सिटीज बन चुकी थी अभी। दिस सिटीज हैड वेल पेव्ड रोड्स, वाड़ास ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड आर्क्ड गेट्स एट द इंटरवल। तो अभी भी आप जाओगे आपको देखने मिलेगा, सिटी स्टार्ट होते ही आपको एक एंट्री गेट मिलेगा, आर्क गेट्स जिसे हम कहते हैं वो मिलेगा आपको। और उस टाइम पे भी ये उस टाइम से है ये, और एक वो बताता है कि एक आप एंटर कर रहे हो इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर, काफी डेवलप हो चुकी थी उस टाइम के दौरान। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बिगेन ऑन द लार्ज स्केल ड्यूरिंग द लेटर पेशवा पीरियड। द टेम्पल्स वेर ऑफ 3 टाइप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड आर फाउंड एट ससवाड़, दैट इज वाटेश्वर, एंड ये अब टेम्पल के नाम है, ब्रैकेट के अंदर टेम्पल के नाम दिया हुआ है और बाहर हमें एरिया का नाम दिया हुआ है, लोकेशन का नाम दिया हुआ है। तो ससवाड़ में वटेश्वर टेम्पल एंड संगमेश्वर टेम्पल, माहुली में विश्वेश्वर टेम्पल, एंड ये अलग अलग टेम्पल्स है उस टाइम पे जो बने थे। एंड जेजूरी भी जगह है, वहां पर जेजूरी टेम्पल आपको पता होगा, आपने गाना भी शायद सुना होगा, चला जेजूरी लजाऊ। तो जेजूरी वहां पे टेम्पल है, इसलिए वो ऐसा फेमस है। These are huge in size. The plan of these temples is in star-shaped design. The foundation of the temple was multi-layered and were named
accordingly. The construction of Shikhara is made in bricks and stucco method. The Kalaram, Goraram and Sundara Narayan temples at Nashik and Mahadev temple at Trimbakeshwar, Mohini Raj temple at Nivasa were similar to the temples in Malwa and Rajasthan. तो अब अलग अलग बता रहे कि स्टार शेप डिजाइन यूज किया करते थे वो लोग, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, ब्रिक के ऊपर सीमेंट का और पुट्टी वगैरह लगाकर उसको कवर करना, ये सब अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स बता रहे हैं वो। फिर उन्होंने नेम के साथ बताया हुआ है कि ये सारे कालाराम, गोराराम ये टेंपल के नाम है। नासिक में, फिर त्रिंबकेश्वर में और निवासा एरिया में जो टेंपल्स हैं वो राजस्थान और मालवा में जो टेंपल्स है उससे थोड़े मेल खाते हैं, सेम टाइप ऑफ टेंपल्स हैं। द टेंपल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन स्टोन, these temples were embellished extensively with sculptures as compared to other contemporary temples. इसके अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने स्कल्पचर का इस्तेमाल किया गया है, स्टोन से बनाए हुए टेंपल्स है, बहुत ज्यादा उन्होंने स्टोन स्कल्पचर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। द थर्ड टाइप ऑफ टेंपल्स, अब थर्ड तरह के टेंपल्स कौन से थे, यहाँ पे सिंधुदुर्ग का फोटो हमने देखा और जेजूरी का फोटो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। टेम्पल्स एट पुणे, सातारा, वाई वेर बिल्ट इन इंडिपेंडेंट स्टाइल। तो ये थर्ड स्टाइल एकदम इंडिपेंडेंट स्टाइल है, किसी से मेल खाती हुई ऐसा नहीं है, वो अपने ही वे में एक बनी हुई है। इट इंक्लूडेड आर्चेस, वुडन हॉल, द सैंक्टम सैंक्ट्रॉम, तो सीधी सी बात है ऊपर पूरा ये कवर तो होगा ही, जिसे हम सैंक्टम सैंक्ट्रॉम कहा जाता है, गभारा भी कहा जाता है। हमने ये पहले 10th के टाइम भी पढ़ा है, टेम्पल्स अलग अलग टेम्पल्स के टाइम पे पढ़ा हुआ था। द शिकारा स्लोप्स इनवर्ड्स एट द टॉप, द in the small niches of the Shikara, beautiful sculptures are made of the stucco. It includes images of Dashavtaras and other deities as well as male and female figurines. The stone Deepmala is a remarkable feature of this temple. तो सबसे पहले तो ये इमेज के अंदर ये आप देख सकते हो आगे की तरफ, ये जो शेप है इसे दीपमाला कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे दिए जलाए जा सकते हैं। तो ये ओरिजिनली शाहजी राजे ने बनाया था जेजूरी में, तो वो उसका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसे दीपमाला कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे दिए जला सकते हैं हम लोग एक ही टाइम पे। नाउ दूसरी तरफ जो शिकारा होता था, ऊपर टेंपल का जो पार्ट है ऊपर का, वो इस तरह से बनाया जाता था कि ऊपर वहां पे छोटे छोटे वो लोग मूर्ति जैसे स्कल्पचर्स रख सकते थे, जो एक कॉमन मेल फीमेल डीटीज हो सकती थी या वो सिंपल फिगर्स हो सकते हैं मेल फीमेल के। स्पेशली इमेज ऑफ दशावतार भी वहां पे लगाए जाते थे। तो ये एक स्टाइल ऑफ टेंपल के अलग अलग स्टाइल्स हैं जिसमें ये देखने मिलता था उस टाइम पे। The stone of Deepmalas at Jejuri were built by Shahji Raje, जैसे मैंने आपको अभी बताया। Since most of the villages and temples were located on river bank, stone steps were also built on the river. Such extensive ghats are seen at Nashik, Puntambe, Vai, Menavali, Mahuli, etc. The chhatris built at various places are noteworthy. तो समाधिज यानी कि तो बहुत सारे टेंपल्स ना रिवर के पास है, तो रिवर के पास पानी में वो कुछ दिया छोड़ने जा रहे हैं या कुछ भी पूजा करने जा रहे हैं, इसलिए वहां पे घाट्स बनाए जाते थे, स्टेप्स बनाए जाते थे। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। अब हम देखेंगे लिटरेचर उस टाइम पे, मराठी लिटरेचर भी काफी अच्छा खासा हमें उस टाइम पे पॉपुलर था एंड काफी कुछ लिखा गया था। Marathi literature developed greatly during this period. Sant Tukaram of this period was a poet of Varkari sect. Samarth Ramdas wrote the Dasbodh and Manache Shlok in Marathi. तो ये हम जानते हैं, ये मार्क कर लीजिएगा ऑथर्स कौन है, उन्होंने क्या क्या चीज लिखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गॉट द राज्य व्यवहार कोश prepared, which was a compilation of Sanskrit lexicon for Persian terms. तो शिवाजी महाराज ने एक ऐसी बुक बनवाई, राज्य व्यवहार कोश, एक ऐसी किताब बनाई जैसे डिक्शनरी होती है वैसे उन्होंने एक डिक्शनरी बनवाई जिसके अंदर जो संस्कृत वर्ड्स है, जिसके पर्शियन टर्म्स के संस्कृत वर्ड्स अवेलेबल है। तो उस टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज ये सारा बहुत कॉमन था, इसलिए उन्होंने एक ऐसी डिक्शनरी बनवाई जिसके अंदर हमें वो देखने मिलेंगे ट्रांसलेशंस। छत्रपति संभाजी महाराज वाज अ ग्रेट राइटर एंड संस्कृत स्कॉलर। संस्कृत टेक्स्ट बुधा भूषण was written by him. तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, लिख लेना कि संभाजी महाराज संस्कृत के स्कॉलर थे और उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था बुधा भूषण। दिस टेक्स्ट इज एन ओवरव्यू ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट ऑन पॉलिटी। तो इनके अंदर पॉलिटी के बारे में लिखा गया है, कैसे एक रूल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में लिखा गया। Apart from Sanskrit, he also knew many other languages. He wrote text in bridge language, namely Naika Bhed, Naksik,
सत्ता, शतक, ये 3 अलग से फिर से। तो ब्रिज भाषा भी उस टाइम पे एक मौजूद थी, अलग से एक लैंग्वेज मौजूद थी, तो उसके अंदर उन्होंने अलग से 3 चीजें फिर से लिखी थी, वो भी मार्क कर लेना, लिख लेना। मोहम्मद कासिम फरिश्ता, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे उस टाइम पे जो पूरे हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखते थे। इन्होंने कासिम फरिश्ता ने उस टाइम पे सारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है 12 वॉल्यूम्स में, जिसे गुलशन इब्राहिमी कहा जाता है। इसी के तहत हमें बहुत सारा डिटेल मिलता है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। इन द 18th century, well known literary works were composed such as यथार्थ दीपिका by वामन पंडित, नालादमयंती स्वयंवरा by रघुनाथ पंडित, पांडव प्रताप हरिविजय राम विजय by श्रीधर पंडित, एंड द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत बाय मोरोपंत। तो ये अलग अलग अगेन ऑथर्स एंड उनके वर्क, कंपोजिशन वर्क दिए गए हैं। प्लीज मार्क इट, underline it and remember it. Bakhar literature is an important among the historical literature in Marathi. It contains eulogies of heroes and stories of historic events, battles, lives of great men. तो हमें पता ही है, हमने पहले भी 10th में पढ़ा है बखार लिटरेचर क्या होता है, जिसके अंदर जो महान लोगों की अलग अलग इवेंट्स है वो दर्शाए जाते हैं, उसके अंदर लिखे जाते हैं। तो बखार जो अलग अलग लिखे गए थे उसके बारे में, सभाषद बखार, भाऊ साहिबान से बखार, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भाऊ साहिबान से बखार, पानीपतान से बखार आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। कृष्ण दयरनाव एंड श्रीधर वेर द मेन पोएट्स ड्यूरिंग द पेशवा पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्स थे वो टाइम के। पोएट महीपति कंपोज्ड भक्ति विजय इन दिस पीरियड। तो अगेन एक और इंफॉर्मेशन, प्लीज मार्क दिस। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड सोशल लाइफ throughout the era of Maratha Empire. Chhatrapati Shivaji Maharaj was aware of the importance of the flourishing trade of the economic well-being of the state. He encouraged the traders and merchants by creating पेट यानी कि मार्केट होता है, पेट्स, शेटे एंड महाजन were the officers who were supervised to the transaction of the पेट। तो मार्केट का देखरेख करने के लिए उन्होंने जो लोग रखे थे उनको शेठ और महाजन कहा जाता था। चाउल, राजपुर, दाभोल, केलशी, रत्नागिरी वेर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड ट्रेड सेंटर्स ऑफ दिस पीरियड। तो वो टाइम पे जो अलग अलग पोर्ट और ट्रेड सेंटर्स थे उसके नाम दिए गए हैं, मार्क कर लेना। कमोडिटीज लाइक ब्लैक पेपर एंड लैक वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम दाभोल। सिल्क, opium, indigo were exported from Chahol. Black pepper, cardamom, cotton cloth were the items of trade in Rajpur. Foreign traders procured required goods from Rajpur and transported them on ships to Red Sea and Iran. तो ओवरऑल अगेन हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन दे दी है, क्या चीज वो लोग अलग अलग जगह से एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, उसके बारे में बताया है। A self-sufficient village was a basic unit of Swarajya. The economic system of village was never affected greatly by the external political changes. तो बाहर जितने भी बड़े बड़े वॉर होने दो, जितना भी कुछ पॉलिटिकल चेंज होने दो, राजा बदल रहा है, किंगडम बदल रहा है या कुछ, एक स्मॉल विलेज यूनिट जो सबसे बेसिक यूनिट था उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज था। उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है जो उनको चाहिए अपना सब कुछ चलाने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एवरी विलेज हैड 12 बालुतेदार्स। तो 12 बालुतेदार करके एक टाइटल है, सर्विस प्रोवाइडर्स थे जो अलग अलग सर्विस देते थे। तो वो हर एक विलेज के अंदर होते थे। दे आर ऑक्यूपेशन वेर हेरिडिटी इन नेचर। ये हेरिडिटी बेस पे काम करते थे, यानी सोनार का बेटा सोनार बनता था, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनता था। तो वैसे 12 सर्विस प्रोवाइडर्स एक विलेज के अंदर मौजूद होते थे। एवरी ऑक्यूपेशन इन द सिस्टम हैड अ स्पेसिफिक स्टेटस। हर एक का एक सोशल स्टेटस होता था हायरार्की में। द बालुतेदार फॉर एग्जाम्पल गोल्ड स्मिथ सोनार, ब्लैक स्मिथ लोहार, ब्रेजियर्स तांबत यानी तांबे का काम करने वाला। Practice the hereditary occupation. Weekly market were set up in the big villages. Such villages were known as kasba. अब ये सारा हेरिडिटी वाइज तो चलता ही था, ये मार्केट भी होते थे, अलग अलग मार्केट सेटअप होते थे बड़े बड़े विलेजेस में, और इन विलेजों को कस्बा कहा जाता था। बड़े बड़े विलेज को कस्बा कहा जाता था। People visited weekly markets to buy daily provisions and goods. Some industries of this period include textile industry, metallurgy, sugar industry. तो लोग वीकली बाजार में जाके अपने सारा सामान लेते थे, वीकली सामान लेते थे, सब कुछ अवेलेबल हो जाता था और वो गुड्स को ट्रेड वगैरह करते थे। एंड साथ ही साथ उस टाइम पे अलग अलग इंडस्ट्रीज जो थी, टेक्सटाइल, मेटलर्जी, शुगर इंडस्ट्रीज भी थी। द रूरल महाराष्ट्र ऑफ महाराठा पीरियड
was organized into different social classes such as nobility, sardars, landlords, watandars, and balutedars and rest of the subject. There were traditional schools, पाठशालाs established in the cities like वाई, अलग अलग पाठशालाs भी बनी थी वाई, नासिक, पैठान इन एरियाज में. ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, उत्सव, pious observations, व्रता were celebrated with the great enthusiasm in the society. वो लोग सेलिब्रेशंस काफी करना पसंद करते थे और उसको प्रमोट किया जाता था क्योंकि एक थोड़ा सा नॉर्मल सोसाइटी में एक हैप्पी मोमेंट शेयर हो रहा है लोगों के बीच में, कम्युनिटी में पीस बना रहे, थोड़ा सा हार्मोनी रहे, इसलिए लोग प्रमोट भी करते थे सेलिब्रेशंस को. सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स वाज एनकरेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसे एनकरेज करती थी. एज सच सेलिब्रेशन हेल्प टू क्रिएट जॉयस एंड हार्मोनियस सोसाइटी. The journey from the founding of Swarajya to the expansion of the Maratha Empire is an important part of Indian history of medieval times. तो medieval time का बहुत important journey है, ये पूरा बहुत important हिस्सा है ये Indian history का Maratha period जो हमने पूरा देखा. The Maratha power came to an end and the British brought most of India under their dominance. The transition took place in various sectors. It marks the onset of modern era. तो मेडिवल पीरियड खत्म, मॉडर्न एरा चालू, ब्रिटिश हमारे यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा कर लेता है. एंड इसी के साथ खत्म होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा चैप्टर, जिसके अंदर हमने पूरा ओवरऑल मराठा एम्पायर को देखा, कैसे वो बढ़ता है, कैसे वो धीरे धीरे पीक पे आता है और डिक्लाइन होता है, जैसे हर एक एम्पायर होता है, हर एक किंगडम होता है. आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको मजा आया. कीप लाइकिंग गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक यू सो मच. Subscribe to the channel,